हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग ने फ़िलहाल तो एक काफ़ी अच्छे ट्रीज़र को हासिल कर लिया था, जो कि उसे एलियंस की उसी स्पेस क्राफ्ट के अंदर से हासिल हुआ था। इसके अलावा बाय कालो भी उसका काफ़ी अच्छे से साथ दे रहा था, जिसके चलते यूनिवर्स से जो भी लोग अर्थ के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे वो खुद ही डर के मारे उस जगह से भाग के चले जाते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फैंग एकदम ही टशन में कह रहा होता है कि यहाँ पे 820 बिलियन जीनियसेस हैं जो कि फ़िलहाल वास्ट यूनिवर्स के अंदर फैले हुए हैं एंड अभी वो सभी के सभी हमसे टकराने के लिए आएंगे। एंड यहाँ पे लुओ फैंग इन सभी को देख के सोच रहा था कि आखिर मैं इनसे कब तक फाइट कर पाऊंगा। इसके अलावा लुओ फैंग एंड यहाँ पे उसके ओपोनेंट्स वगैरह को भी दिखाया जाता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वो जो ओपोनेंट्स थे वो कह रहे थे कि हम ये देखेंगे कि अब अर्थ कब तक स्ट्रगल कर पाएगा, क्योंकि अर्थ को एक ना एक दिन हमारे चुंगल के अंदर फंसना तो है ही। जिसके बाद हमें एक सेकंड ओपोनेंट दिखाया जाता है जिसके पास अपना खुद का एक काफ़ी अच्छा सा वेपन था। वो उस हैमर टाइप वेपन को लेके कह रहा होता है कि लुओ फैंग हम अर्थ के ऊपर अपनी पूरी फोर्स लगा देंगे। इसके अलावा एक लेडी जो कि कह रही थी कि हमारी ट्राइब के लिए पावर सबसे ज़्यादा मायने रखती है और इसके लिए हम कुछ भी कर लेंगे। इसके अलावा हमें एक और दूसरी लेडी दिखाई जाती है जो कि कह रही थी कि बस अब ये जो टॉर्चर होगा वो धीरे धीरे करके अपनी एंड की तरफ बढ़ेगा। एंड दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा जो कि कह रहा था कि मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं इस जीनियस बैटल के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। उस बंदे का भी एक अलग ही एटीट्यूड था। और दूसरी साइड पर हमें और भी अपना होंग वगैरह देखने के लिए मिलता है जो कि पूरी तैयारी के साथ लग चुके थे। बट एक बंदा था जो कि कह रहा था कि लुओ फैंग हम तुम्हें मार डालेंगे एंड हम तुम्हें पकड़ के बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। यहाँ पे हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे लुओ फैंग काफ़ी अच्छे से उस बंदे के साथ में बैटल कर रहा था, क्योंकि लुओ फैंग अक्सर प्रैक्टिस करता रहता है वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर। बट यहाँ पे लुओ फैंग ने अपने काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स को हराया था। बट इस सब के बावजूद भी यहाँ पे 8000 से लेके कुछ 7000 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया जा चुका था इस बैटल के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। बट यहाँ पे सारे के सारे लुओ फैंग के मेन दुश्मन बन चुके थे। बट लास्ट में हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जिसकी शक्ल ढंग से क्लैरिफाई नहीं हो पाती कि आखिर वो बंदा है कौन। तब यहाँ पे लुओ फैंग जो कि अपने प्लेनेट यानी कि अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ था, तभी बवाता उसे कह रही थी कि ये सारे के सारे तुम्हारे ओपोनेंट्स हैं लुओ फैंग। जिसके साथ ही यहाँ पे इस एपिसोड की स्टार्ट ऑफिशियली हो जाती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे लुओ फैंग फिलहाल काफ़ी सारे ट्रीजर्स वगैरह को देख रहा था जो कि उन लोगों की स्पेस क्राफ्ट के अंदर से निकल चुके थे। इसके अलावा लुओ फैंग को एक टाइप चीज़ भी वहाँ पे मिली हुई थी, तो फिर लुओ फैंग उसको स्कैन करने लग गया था। तो फिर बबाता कह रही थी कि लुओ फैंग आखिर ये चीज़ है क्या, तो क्या तुम्हें कभी किसी मनी हाउस ऑक्शन के अंदर से इन्विटेशन आया है। तभी यहाँ पे लुओ फैंग थोड़ा सोच में पड़ गया था एंड लुओ फैंग कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। बबाता कह रही थी कि लुओ फैंग हमारे पास में काफ़ी सारा अभी कैश वगैरह तो मौजूद है, तो फिर हमें लगता है कि हमें इस चीज़ के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस ऑक्शन के अंदर एक बार चले गए तो फिर हमारे लिए और भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करेंगी। हालांकि स्पिरिचुअल मास्टर को बबाता की बातें एकदम ही बेकार लग रही थी, बट होंग एंड लीशेन जब उसे प्रोत्साहित करते हैं तो फिर ये लोग तुरंत ही उस ऑक्शन की तरफ को बढ़ने लग गए थे, क्योंकि इन्हें भी लग रहा था कि ऑक्शन वाकई में इनके लिए काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ बन के सामने आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फैंग उस ऑक्शन वाली जगह पे आके खड़ा हो गया था। ये जगह काफ़ी अजीब थी एंड लुओ फैंग को इस जगह पे आके काफ़ी सही भी फील हो रहा था। बट इसके अलावा भी यहाँ पे ढेर सारे लोग आए थे, स्पेशली वो लोग आए थे जो कि यहाँ पे लुओ फैंग के हाथों पीटे जा चुके थे। इसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे लोग थे, बट मेनली वही लोग होते हैं। लुओ फैंग ने यहाँ पे इन लोगों को देख के इनकी तादाद का अंदाज़ा लगा लिया था, जो कि टोटल 1.82 बिलियन लोग यहाँ पे मौजूद थे एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल लोग आए हुए थे, क्योंकि ट्रीजर भी इस ऑक्शन के अंदर काफ़ी शानदार मिलने वाले हैं। तभी हम एक एल्डर को देखते हैं जो कि होलोग्राम द्वारा उस जगह पे अपीयर होते हैं, क्योंकि वही इस ऑक्शन को स्टार्ट करने वाले थे। वो सभी का यहाँ पे वेलकम करते हैं, तो फिर सारे ही लोग क्लैपिंग करने लग गए थे। कुछ सीनियर्स भी इस जगह पे बैठे हुए होते हैं जो कि बेसब्री से इस ऑक्शन के स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी यहाँ पे लुओ फैंग भी अपने पास में मौजूद अमाउंट को देखते हुए कह रहा था कि करेंटली मेरे पास 4.3 ट्रिलियन कॉस्मिक कॉइन्स हैं, तो फिर मुझे लग रहा है कि मैं इससे काफ़ी ही सारे ट्रीजर्स को हासिल कर पाऊंगा। तभी बबाता उसके पीछे
नीचे आके खड़ी हो जाती है और फिर वो एक सैड सा फेस बना के लुओ फैंग को इसके लिए मना करती है। मतलब कि लुओ फैंग के पास शायद इनफ कॉस्मिक कॉइन नहीं है। बट तभी वो एल्डर यहाँ पे कह रहा था कि ठीक है, अब हम अपना पहला ऑक्शन आपके लिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये कहते साथ यहाँ पे वो स्क्रीन के ऊपर दिखाने लग जाता है सभी लोगों को। तो फिर बाबा तभी आगे जाके देख रही थी एंड कह रही थी कि ये तो एंटायर स्टार फील्ड टार है जो कि शायद से इन्होंने ऑक्शन के अंदर रख दिया। तभी वो बंदा कह रहा था कि बिल्कुल ये एक टार कंटेन करता है अपने अंदर 668 गैलेक्सीज को, तो बताइए किसको चाहिए शानदार ट्रीजर। तभी यहाँ पे वो स्क्रीन के ऊपर दिखाने भी लग गया था। यहाँ पे ढेर सारे लोग उसे देख रहे थे। लुओ फैंग तो आगे फाड़ फाड़ के उसे देखने लग जाता है। लोग भी यहाँ पे काफ़ी शौक होके उठ के खड़े हो जाते हैं। इसका कुछ जो अमाउंट था वो 300 युआन प्रति यूनिट बताया जाता है, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे लोग और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं। लुओ फैंग तो उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि अच्छा ये बात है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पास में तो इतना सारा अमाउंट है ही नहीं जो कि मैं इसके अंदर इन्वेस्ट भी कर पाऊँ। बबाता भी समझ जाती है कि लुओ फैंग इस बात से उदास हो गया है। एंड तभी बबाता उसे बता रही थी कि वैसे तुम्हें पता है मिक्स डॉलर यूनिट जो होता है वो 1 ट्रिलियन करेंसी के बराबर होता है लुओ फैंग। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अगर इस जगह पे आए थे तो फिर तुम्हें पहले से ही इंतज़ाम करके आना चाहिए था। तुम्हारे पास तो सिर्फ 4.3 ही यूनिट्स हैं जो कि अभी हमारे काम में आएंगे, बट इससे हम कुछ ज़्यादा खास ट्रीजर को खरीद नहीं पाएंगे। तभी लुओ फैंग कह रहा था कि बिल्कुल जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था इससे 200 टाइम्स ज़्यादा है ये, मैं भला कैसे ही इसको अफोर्ड कर पाऊंगा। ये कहते साथ ही लुओ फैंग हताश होकर अपनी चेयर पे बैठ जाता है। तो बबाता उसे कह रही थी कि पहले से ही हमें फाइनेंशियल प्लानिंग्स को करना चाहिए था लुओ फैंग, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग बबाता ने पहले से ही कर रखी थी। जिसके बाद वो यहाँ पे लुओ फैंग को दिखाती है पहला ट्रीजर जो कि उसने अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट किया था। तभी यहाँ पे लुओ फैंग जैसे ही फर्स्ट ट्रीजर को टच करता है तभी यहाँ पे कुछ 9 क्लोन्स बन के हाजिर हो जाते हैं। लुओ फैंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये किस तरीके का ट्रीजर है। तभी यहाँ पे बबाता बताती है कि यान शैंगबिंग एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्रोलर है, स्पिरिचुअल माइंड मास्टर जो कि अपने आप में काफ़ी सारे 9 डिवाइन वेपन्स को कैरी करता है एंड इनकी सबकी पावर अलग अलग होती है। अब यहाँ पे जो बॉडीज थी इनके हाथ में हमें एक अजीब सा ट्रीजर हमें देखने के लिए मिलता है एंड ये जो बॉल्स थी इन्हीं के अंदर वो ट्रीजर मौजूद था। बबाता बता रही थी कि वैसे तुम्हें पता है कि स्टेलर क्लास के चीज़ें भी इसके अंदर से निकल सकती हैं लुओ फैंग। अब यहाँ पे लुओ फैंग चारों ही तरफ देख रहा था। तभी बबाता कह रही थी कि यान शैंगबिंग वेपन काफ़ी पावरफुल होते हैं लुओ फैंग, अगर इस ट्रीजर को हम हासिल कर लें तो फिर हमारी पावर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे मिस्टीरियस तरीके से कुछ सोर्ड भी ये फॉर्म कर सकते थे। वो सोर्ड अपने आप में काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड पावर को अपने अंदर कंटेन कर सकती थी। इसलिए लुओ फैंग को तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि जो ट्रीजर बबाता ने चूज़ किया है वही बेस्ट रहेगा। तभी बबाता एक एक ट्रीजर की खासियत को लुओ फैंग को समझाने लग गई थी और कह रही थी कि लुओ फैंग मुझे लगता है कि इसे तो हमें किसी भी हालत में ख़रीदना होगा, बट जैसा कि तुम्हें पता है कि इसके पास में काफ़ी ही सारी पावर है तो फिर और भी लोग इसे हासिल करना चाहेंगे। लुओ फैंग किसी भी हालत में हमें इस ट्रीजर को तो हासिल करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी लुओ फैंग इस चीज़ के लिए मान चुका था। तभी बबाता कह रही थी कि हाँ बहुत बढ़िया। लुओ फैंग को उठा के वापस से सीट पे बैठा देती है, जिसके बाद वो अब लुओ फैंग को एक सेकंड ट्रीजर दिखाने लग गई थी। ये कुछ अजीब सा ही ट्रीजर देखने के लिए लग रहा था, किसी अजीब टाइप की स्किन। बबाता बताती है कि ये स्क्रब स्किन है और बहुत खास तरीके का ट्रीजर है लुओ फैंग। ये हमें वो स्क्रब स्किन भी दिखाई जाती है जो कि अपने अंदर एक अजीब तरीके का पेटल को अपने अंदर कंज्यूम करके रखती है। लुओ फैंग को बबाता बताने लग गई थी कि लुओ फैंग ये आगे चल के हमारे स्पेस की लोगों को भी समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड सच बात तो यह है कि तुम्हारे गोल्डन हॉर्न बहमूद के साथ में ये मर्ज होकर एक अलग तरीके का स्ट्रॉन्ग दाक्ष चीज़ को क्रिएट करेगा जो कि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारे लिए हो जाएगी। लुओ फैंग उस चीज़ को टच करके देखने लग गया था। तो बबाता उसे बताने लग जाती है कि कॉस्मिक लेवल तक अपना गोल्डन हॉर्न बहमूद रीच कर चुका है, तुम इसे टच करके फील कर सकते हो। और लुओ फैंग अपने अंदर एक्टिव होती हुई उस एनर्जी को फील कर पा रहा था। तो फिर यहाँ पे लुओ फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश था उस सेकंड ट्रीजर से भी। जिसके बाद अब बारी आ जाती है उस थर्ड ट्रीजर की जिसे बबाता पुश कर रही थी। वो एक फ्लावर टाइप चीज़ था। तभी यहाँ पे वो लुओ फैंग को बताती है कि एक थर्ड ब्रू शेल्ड फ्रूट है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे इस्तेमाल में आएगा लुओ फैंग। इसका स्पेशल इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है अपनी कल्टीवेशन के ऊपर एंड तुम्हारी प्लेनेट लाइफ को भी काफ़ी अफेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि लुओ फैंग इसके यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। लुओ फैंग की वेंस पकड़ के वो थोड़ा बहुत डांस भी करती है। लुओ फैंग समझ जाता है कि तीनों ट्रीजर तो उसे किसी भी हालत के अंदर लेने ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे लोगों की भी नज़र इन ट्रीजर के ऊपर है। लेकिन लुओ फैंग अब एक बार फिर से अपना अमाउंट चेक
करता है तो फिर कह रहा था कि थोड़ा मुश्किल होगा बबाता मेरे लिए, मैं आउट ऑफ बजट जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे बबाता कह रही थी कि अच्छा तुमने अपने ब्रदर के पास में भी तो कुछ इन्वेस्टमेंट डाली हुई है, उसकी हेल्प लो लुओ फेंग। तभी यहाँ पे लुओ फेंग सोचने लग गया था उन इन्वेस्टमेंट के बारे में। बबाता कह रही थी कि देखो इस वक्त ही वो तुम्हारे सही काम में आ सकती हैं। तो लुओ फेंग यहाँ पे कांटेक्ट करता है अपने ब्रदर से इस बारे में ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। जिसके बाद हमें वो प्लेनेट भी दिखाया जाता है, साथ ही अब हमें दूसरी तरफ नोलांसल हिल के उस एल्डर को भी दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें ये सारी की सारी न्यूज़ मिल चुकी थी कि लुओ फेंग ने एक स्पेस क्राफ्ट एंड उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर डाला, साथ ही जितने भी लोग उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर थे उन्हें भी डरा दिया। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन के अंदर सारी की सारी न्यूज़ देखने के बाद उसे ये भी समझ में आ गया था कि बाइकालो भी लुओ फेंग के साथ में मिल चुका है। जो चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी, वो ये समझ जाता है कि लुओ फेंग ने डेविन को मार डाला है एंड बाइकालो इनके साथ हो गया है, जिसकी वजह से अब वो कुछ भी नहीं कर सकता और उसे इतना गुस्सा आ रहा था। बट अब यहाँ पे वो सोच रहा होता है किसी दूसरे सोल्यूशन के बारे में। अब यहाँ पे वो एक अटूका जैसे दिखने वाले एलियन को कोई इशारा करता है, तभी यहाँ पे वो उस चीज़ के लिए मान गया था। उसने तुरंत ही एक वीडियो कॉल लगा लिया था, वो भी किसी और के पास में नहीं बल्कि नाइन्थ क्वीन के पास है। नाइन्थ क्वीन कहने लग गई थी कि देखो मुझे पता है कि तुम अर्थ रिलेटेड इशू को ही मेरे साथ में डिस्कस करोगे, बट मैं दोबारा उस चीज़ को सुनना चाहती नहीं हूँ। इसे अवॉइड करो क्योंकि मुझे वाकई में तुम्हारी फैमिली के साथ इस मैटर पे कोई भी काम नहीं करना। तुम्हारी फैमिली को ऑलरेडी इतना सारा डैमेज लुओ फेंग पहुंचा चुका है तो भला क्या ही होगा। लेकिन यहाँ पे उसको काफ़ी एम्बेरस तो फील हो ही रहा था, लेकिन फिर भी कहता है कि आप प्लीज़ एक बार मुझे मौका देखिए। और रही बात इस डैमेज की, तो मेरे कुछ फैमिली कनेक्शंस हैं, मैं इन्हें वापस से ठीक कर सकता हूँ, बस आपका साथ मुझे चाहिए। उसके बदले मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप मेरे इस प्रपोजल को सुनेंगी ज़रूर। के बाद हमें दिखाया जाता है ऑक्शन का सीन जहाँ पे वो स्टिक अपीयर हो चुकी थी, जिसे देख के वाकई यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। इसके अंदर सभी लोगों ने अपने अपने पैसे लगाना स्टार्ट भी कर दिया था। लुओ फेंग सोच रहा होता है कि इसको खरीदना उसके लिए काफ़ी टफ होने वाला है। लुओ फेंग यहाँ पे दबा ही देता है ऑक्शन वाला बटन एंड यहाँ पे उसने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। दूसरे लोग भी देख रहे होते हैं कि वो आउट ऑफ बजट जा रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे करके सब हट जाते हैं। लास्ट में यहाँ पे लुओ फेंग ने उसको जीत ही लिया था एंड बिडिंग के दौरान उसे काफ़ी सारे लोग नोटिस भी करते हैं, बट लुओ फेंग खुश था कि उसे फर्स्ट ट्रीजर तो मिल ही गया है। जिसके बाद अब सेकंड ट्रीजर आता है जो कि यहाँ पे वही स्क्रब स्किन थी। तभी यहाँ पे स्टार्ट होती है। यहाँ पे बाकी सारे लोग उसको स्टार्ट करने लग गए थे, लेकिन यहाँ पे बबाता कह रही होती है कि लुओ फेंग उसको खरीदने के बाद तो हम आउट ऑफ बजट जा चुके हैं, क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि अब कैसे हमें आगे से डील करना है। तब यहाँ पे लुओ फेंग चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन साइड में उसने अहुआ को कॉल लगा लिया था। भाई जो कि इस जगह पे बैठा हुआ अपने ट्रेड को देख रहा था, वो कह रहा होता कि ब्रदर बस थोड़ी देर रुको, मैं जल्द ही इसको खरीद लूँगा। बाकी सारे लोग भी लगातार प्राइस बढ़ाए जा रहे थे उस ट्रीजर का, क्योंकि ढेर सारे लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड जो होते हैं। तभी यहाँ पे लुओ फेंग काफ़ी मेहनत कर रहा होता है, उसका भाई भी सोच रहा था कि बस ये होने ही वाला है। जैसे ही यहाँ पे एक पॉइंट आता है तभी यहाँ पे वो सेल करके सारे के सारे प्रॉफिट लुओ फेंग के यहाँ पे लुओ फेंग को सारा अमाउंट दे देता है, जिसके चलते अब लुओ फेंग इस चीज़ को खरीदने के एबल हो चुका था। तो फिर वो बटन दबाता है और एक बार फिर उसने हाईएस्ट प्राइस लगा दिया था, जिसके चलते बाकी सारे लोग काफ़ी हैरान होते हैं एंड यहाँ पे वो पोस्ट अनाउंस करता है कि फाइनली जाके ये भी हमारे नए गेस्ट का हुआ। जिसके बाद लुओ फेंग काफ़ी खुश था। आहुआ भी यहाँ पे काम कर ही रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है जो कि कह रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ चल के खाना बनाओ। तो वो भी वहाँ से उसे लेके चला जाता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जब यहाँ पे लुओ फेंग ने उस थर्ड ट्रीजर को भी हासिल कर लिया था। उसे देख रहा होता है और अब लुओ फेंग एक चैन की सांस लेता है, जहाँ पे सब कुछ अब ठीक हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बबाता तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, बट लुओ फेंग से कह रही होती है कि लुओ फेंग ये सौदा वाकई में काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया हम लोगों को। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग तो खुश ही था, बट तभी यहाँ पे उसके एक सोल्जर उसको कॉल करके बता रहा होता है कि लुओ फेंग चीज़ें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरे से भरी होती जा रही हैं। यहाँ पे वो बता रहा था कि मैं यहाँ पे अर्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए आया था, तभी मुझे ये पता चला कि इस ऑक्शन के अंदर कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, ऐसी न्यूज़ इस जगह पे आई हुई है। यहाँ पे लोग इस बात को लेके काफ़ी नाराज़ हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। खुद भी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था इन सारी ही चीज़ों को लेके। तभी जैसे ही कोई बंदा उससे आके हिट होता है, वो थोड़ा साइड में जाके खड़ा हो गया था डर के मारे और सोच रहा था कि कहीं कोई उसके ऊपर शक ना करने लगे। वो कहने ये भी लग जाता है कि लुओ फेंग मुझे डर लग रहा है, और साथ ही बड़ी न्यूज़ ये है कि ऐसा लग रहा है कि नाइन्थ क्वीन तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लेने वाली है, तो प्लीज़ ब्रदर प्रिपेयर रहना। ये सुनने के बाद लुओ फेंग और भी चौकन्ना हो जाता है। लुओ फेंग अब फिलहाल खड़ा हुआ था एंड
होलोग्राम के थ्रू देख रहा होता है कि आखिर ये जो नोलान सन हिल फैमिली है इनका अगला स्टेप क्या हो सकता है। लुओ फेंग यहाँ पे सब कुछ मेजर करने की कोशिश कर रहा था, तो फिर उसके दोनों ही ब्रदर्स उसे समझा रहे थे कि सबसे पहले तो प्लेनेट को सही जगह पे हमें रखना होगा ताकि यहाँ पे हमारे लोगों की जान बच सके। उसके अलावा हमें खुद ही इस चीज़ को डील करने के लिए कुछ ना कुछ नया तरीका निकालना होगा। बबाता कह रही थी कि लुओ फेंग तुम सोच क्या रहे हो, जल्दी ये बताओ। फिलहाल तो हम देखते हैं कि ली शेन फिलहाल यूनिवर्स के अंदर होती हुई हलचल को महसूस कर रहे थे। बबाता कह रही होती है कि मुझे तो लग रहा है कि ट्रीजर हमारी हेल्प करेंगे, बट इतनी ही देर में फाइनली जाके वो स्पिरिचुअल मास्टर बोल पड़ता है, कह रहा था कि ये जो नोलान सन फैमिली है ना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है एंड अब ये लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत ही खतरनाक वाला एक्शन भी लेने वाले हैं। मेरी नॉलेज के हिसाब से तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि इससे निपटने का एक सोल्यूशन है। बबाता उससे पूछने लग जाती है कि क्या सोल्यूशन है, तभी वो ओल्ड मैन उसे बताने की कोशिश कर रहा था, बट बबाता उसकी डायरी ही छीन के यहाँ पे पता करने लग गई थी और फिर उसके बाहर टीचर की तरह सभी को समझाने लग जाती है कि देखो एक इवेंट होने वाला है जिसका नाम पीक जीनियस बैटल है एंड काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल बैटल ही होगा जिसके अंदर ढेर सारे लोग भी आएंगे अदर कंट्रीज़ एंड बाकी सारे प्लैनेट्स वगैरह से। इसके अंदर 100+ ट्रिलियन लोग आएंगे जो कि पार्टिसिपेट्स करने वाले हैं। लुओ फेंग तो खुद इस चीज़ के बारे में सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, बट बबाता उसे आगे एक्सप्लेन करके बता रही होती है कि लुओ फेंग मेरी बात सुनो, जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम्हें अब इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा एंड इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम इसे बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाओगे। वो उसे बता रही थी कि जैसे जैसे इस कंपटीशन के अंदर तुम आगे जाओगे तुम्हें और भी ढेर सारे टैलेंटेड लोगों का सामना करना होगा, लेकिन अगर तुम्हें इस वॉर के अंदर स्टैंड आउट करना है तो फिर तुम्हें इसके अंदर पार्टिसिपेट करके जीतना होगा ताकि नोलान सन हिल फैमिली तुमसे पहले ही डरने लगे। तभी यहाँ पे वॉरियर ली शेन जो थे वो काफ़ी मोटिवेटेड हो जाते हैं, कह रहे थे कि बिल्कुल हम इस चीज़ को करना ही होगा क्योंकि इसके बाद फिर दूसरा तरीका हमारे पास तो होने नहीं वाला है। बबाता मुझे बताओ कि इसके अंदर कितना वक्त है। तभी बबाता बताती है कि बस 2 साल है इसके अंदर, 2 साल के बाद ये स्टार्ट होगा। तो सारे ही लोग अब सोच रहे थे कि अब तो इस बैटल की तैयारी करनी ही है। लुओ फेंग कह रहा था कि अब ना कोई नेगोशिएशन होगी और ना ही कोई डिले, अब तो हमें इसे करना ही है। हम यहाँ पर उन लोगों की चमड़ी उधेड़ देंगे और बहुत ही अच्छे से काम भी करेंगे। जिसके बाद ये लोग इस डील के लिए पूरे तरीके से रेडी हो चुके थे। लुओ फेंग ने जो फ्रूट हासिल किया था वो दे देता है होंग को एंड कह रहा था कि ब्रदर होंग के लिए वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड वही उनके लिए बेस्ट था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि स्क्रब जो लुओ फेंग ने हासिल किया था वो उसे खुद के लिए ही इस्तेमाल करता है एंड कह रहा था कि इससे फाइटिंग फोर्स तो इंक्रीज़ होगी ही लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगने वाला है। जिसके बाद लुओ फेंग अपने मेन वेपन के साथ में भी थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था एंड कह रहा होता है कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन चाहिए, जो कि फ़िलहाल वही स्टिक थी जो कि उसने उस ऑक्शन के अंदर से हासिल करी थी। उस स्टिक के अंदर में वाकई में कुछ ना कुछ पावर तो थी। जब इस लुओ फेंग उसका इस्तेमाल करने लग गया था उस उठा के पटकता है। ये ब्रदर्स जो थे अब वर्चुअल यूनिवर्स की जगह एक दूसरे से ही फाइट करने लग पड़े थे। अब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि ये खुद से ही खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ना कि किसी चीज़ का सहारा लेके, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ इनके लिए हो चुकी थी। लुओ फेंग अपनी प्रैक्टिस के अंदर लगा हुआ था एंड यहाँ पे दोनों ही ब्रदर्स बहुत ही जम के अपनी प्रैक्टिस को कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि इन दोनों की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जा रही थी तभी यहाँ पे दोनों मिलके अब लुओ फेंग से फाइट करते हैं, जहाँ पे लुओ फेंग ने पहले तो वो उस स्क्रब का इस्तेमाल किया था अपनी बॉडी एंड गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी के साथ उसे कंबाइन करने के लिए। इसके अलावा लुओ फेंग यहाँ पे उस स्टिक का भी इस्तेमाल कर रहा था। वो सीख रहा होता है कि आखिर इसको ढंग से इस्तेमाल कैसे किया जाए, साथ ही वो अपनी अंदर मौजूद इस स्पिरिचुअल एनर्जी को ढंग से कंडेंस करने की भी कोशिश कर रहा था एक क्रिस्टल बॉल टाइप चीज़ के अंदर रह के। इसके अलावा लुओ फेंग पे पूरी कोशिश कर रहा था इस प्रोसेस को करने की, बट वॉरियर ली शेन ने भी अपनी पूरी जी जान लगा दी थी अपनी प्रैक्टिस के अंदर एंड इस प्रैक्टिस के अंदर उनकी हेल्प कर रहे थे वो स्पिरिचुअल मास्टर जो कि बिल्कुल ही सख्ती के साथ उनके साथ पेश आ रहे होते हैं। तीनों ही ब्रदर्स लग चुके थे अपनी इस खतरनाक परफॉर्मेंस के अंदर, जहाँ पे उन्हें खुद को इम्प्रूव करना था इस हद तक जहाँ पे कोई भी वॉरियर्स उनके आगे आके टिक ना पाए। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।